नमस्कार, मैं रीना चांदवंशी आज के आगे का वीडियो अपलोड करती हूँ। तो मेरी स्टोरी चल रही थी मेरे ससुराल की होल जर्नी, लाइफ की होल जर्नी ही मैं कंप्लीट करूँगी। और आगे भी मैं और सारे वीडियोस डालते रहूँगी। कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन सारी जगहों के मैं वीडियोस डालते रहूँगी। सेपरेशन के बाद जो मेरी लाइफ शुरू हुई है, ये आगे की स्टोरी। परासिया के घर में मैं, गिरधारी की बहन फूल कुमारी और गिरधारी की बहन के हस्बैंड, फूल कुमारी के हस्बैंड, गिरधारी का छोटा भाई और गिरधारी का भांजा और उसका एक और फूल कुमारी का एक छोटा मतलब बेटा है बड़ा, वो भी रहता था। तो इतने लोगों का मुझे सबका करना पड़ता था और मैं करती भी थी। और इसके बावजूद जो मेरे पहले के वीडियो में मैंने कहा है उसमें यही बताया है कि क्या क्या मेरे साथ वहाँ पर चांदा मेटा में प्रताड़ना हुई। उसके बाद मैं परासिया आई, परासिया में भी ये सब मेरे साथ चलता रहा। गिरधारी आदमी जात के नाम पे कलंक है। इवन इसके घर के सारे मेल के बारे में मैं यही कहूँगी कि वो आदमी जात के नाम पे कलंक है। क्यों कलंक है? क्योंकि ये लोग कभी भी घर का काम, जैसे कि बिजली फिटिंग हुई या फिर नल कोई टूट गया है उसके लिए या तो कनेक्शन खुद कर दे या तो बुला ले सामने से किसी को, ये सब काम कभी ये लोग ना ध्यान देते थे घर का ना कुछ नहीं। अब वो माता जी के घर में जो जिनके घर हम किराए से रहते थे, वो माता जी के घर में, बेचारे के घर में कई सालों से भी टॉयलेट में लाइट नहीं लगा था, ना ही लाइट में लाइट लगा था। अब मैं गिरधारी को कहती थी कि अब मैं आ गई हूँ तो मुझे रात में अगर कभी वॉशरूम जाना रहे तो डर लगता है। ये लोग तो इतने सालों से यूज़ कर ही रहे थे ऐसे ही, इन लोग को कोई शर्म नहीं आती है। कैसे भी रहना जीवन इनका था, कैसे भी बिताना दिन गुजारना। तो जब मैं चली गई तो मैंने गिरधारी से कहा कि अब मुझे मतलब लाइट लगवा दो। तो बोलता है जैसा है वैसे ही यूज़ करो। फिर मैंने पिंकेश को कही, जो मेरा देवर है, काम करो, आप नहीं लगवा रहे हो आप लोग तो जाके एक लीड ला दो, वायर होता कनेक्शन के लिए, और एक बल्ब ला देना और एक होल्डर, बल्ब होल्डर। तो इतनी चीज़ मैंने उससे मंगा ली। फिर गिरधारी ड्यूटी में चला गया, ये लोग सब अपने अपने काम में चले गए। मैंने फ्री टाइम पे मुझे घर पे अपने सब काम कर लेती थी, मेरे पापा के साथ काम करती, हेल्प करती थी। सब काम मुझे आता है थोड़ा थोड़ा। तो वहाँ पे भी मैंने एक वायर लिया, उस पर मैंने होल्डर लगा के उसका कनेक्शन करके, और यहाँ से लगभग 100-200 मीटर दूरी पे लेड बात थे। तो मैंने कनेक्शन अंदर से की वायर के थ्रू, और उस पर ले जाके मैंने एक वायर ऐसा लटका के और ले जाके टॉयलेट पे कनेक्शन कर दी, और वो टॉयलेट का लाइट ऑन हो गया। तो मैं आप लोग को ये बताना चाह रही कि गिरधारी किसी काम का आदमी नहीं था। ना वो मुझे खुश रखता था, ना वो मुझे सपोर्ट करता था, ना वो मेरा कोई वो चाहता ही नहीं था कि मैं फैसिलिटी में रहूं। तो ठीक है, ये सब चलता रहा। फिर उसके बाद में हम लोग परासिया से भी आना जाना उसको दिक्कत होने लगी। तो मैंने फिर कहा कि अब ये रेंट का घर है तो एक काम करते हैं, अपन क्वार्टर देख लेते हैं। जब बहुत कहने पे गिरधारी ने फिर WCL का क्वार्टर देखा भोगई कॉलोनी में। जब हम लोग भोगई कॉलोनी में गए, वहाँ पे जाने के बाद तो ये और ज़्यादा बेकार हो गया कि मतलब मैंने जो कुछ किया इसकी सेफ्टी देखते ही हुए किया, क्योंकि ये बहुत दुबला पतला था। इतना था कि दुबला पतला कि अब आप लोग को बताऊंगी तो शर्म आएगी। मतलब मुझे अब तो मैं बता सकती हूँ, पहले मैंने इसकी बातें कभी कहीं नहीं बताई। ये क्या काम करता था कि अपने मतलब बाप रे, जैसे लंगोट होती है वैसा लगा के, लंगोट लगा के ऊपर से पैंट पहना करता था। तो मैंने तो ये कभी नहीं देखा ऐसा भी कोई करता है। तो मैं पूछती थी ये क्यों करते हो? तो अब वो क्या था कि इसका फिजिक्स ऐसा था कि इसको वैसा पहनना पड़ता था, पैंट भी नहीं टिकते थे इसके ऊपर। तो ये इस तरीके का तो था आदमी, पर मैंने इसके साथ भी एडजस्ट करी। और मैं कुछ चीज़ें ऐसा बोलूँगी जो सोशल मीडिया में बोलना तो नहीं चाहिए, पर मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। जब मैं खुल जाऊंगी, फ्री हो जाऊंगी अच्छे से, तब मैं बताऊंगी सारी चीज़ें। तो उसके बाद में भोकई कॉलोनी में जब गए तो वहाँ, तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि हस्बैंड वाले कैसे भी दिखे मैटर नहीं करता, पर औरत हमेशा हस्बैंड से अच्छी दिखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा स्मार्ट होगा
तो वाइफ़ के लिए इनसिक्योरिटी होती है। तो मैंने हस्बैंड अपना ऐसे चूज़ करी थी कि ताकि मुझे बाद में कोई इनसिक्योरिटी फ़ील ना हो और ये कहीं पे भी ना जाए, मतलब मेरे अलावा ये कहीं ना जाए। तो मैंने इस हिसाब से हस्बैंड चूज़ करी थी। पर मुझे नहीं पता था कि जो नहीं दिख रहे हैं वो भी बिक रहे हैं। मतलब एक बार झगड़ा किया बहुत ज़्यादा। अच्छा, रात-रात भर सोता नहीं था। तो मैंने इसको कई बार साइकियाट्रिक के पास भी ले गई कि इनको नींद नहीं आती है, क्या कारण है? रात-रात भर मालिश करवाता है पैर का, मालिश करवाता है, हाथों की मालिश करवाता है, खुंदवाता है 2-2 4-4 घंटे, जब तक इसको नींद नहीं आएगी। और इतना प्रताड़ित करता था ये, मालिश करवाने के बाद भी और खुंदवाने के बाद भी नींद नहीं आती थी इसको। तो मुझे ऐसा लगा कि इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कोई ना कोई बात तो होगी, बेचारा परेशान है, नींद नहीं आती, अंडरग्राउंड जाता है ड्यूटी। तो मैंने इसको ले गई डॉक्टर को दिखाने, तो बोलता है कि अच्छा तुम मुझे पागल ठहरा रही हो, तुम मुझे साइकियाट्रिक को दिखा रही हो। अरे भाई, दिमाग का डॉक्टर, ज़रूरी नहीं कि आप पागल हो गए हो तभी मैंने, साइकियाट्रिक मीन्स ये होता है कि आपकी दिमाग की साइकोलॉजी वो जानेंगे और उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देंगे, क्या परेशानी आपके दिमाग पे चल रही है वो निकालेंगे। पर ये आदमी उल्टा, ये हर बात को उल्टा ही लेता था। ये मेरे साथ प्रताड़ना करता था, इसीलिए मुझे ज़रूरी लगा कि मेरे हस्बैंड के लिए मैं कुछ अच्छा सोचूँ। मैं ज़्यादा प्रताड़ना, बहुत ज़्यादा अति प्रताड़ना हो गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि घर गृहस्थी ने मामूली बात नहीं है तोड़ना, और तोड़ना भी नहीं चाहिए। कभी मैंने ऐसा नहीं सोची थी कि अपना घर तोड़ूँगी मैं। एक दिन बहुत झगड़ा करता है, और जो हम लोग सेकंड फ्लोर पे रहते थे, तो सेकंड फ्लोर से ये रात के 11:30-12 बज रहे थे। इसने झगड़ा किया और सेकंड फ्लोर से नीचे कूदने लगा। तो क्यों कूद रहा था ये एक मैं कहानी बताती हूँ। हाँ, जब मेरी शादी जुड़ती है तो जुड़ने के बाद में अब हमारे घर में पुराने फ़ोटोज़ होते हैं, एल्बम होते हैं, तो हम दिखाते हैं। अब इसको एल्बम दिखाई मैंने, तो इसने पता नहीं मन में क्या मनगढ़ंत कहानी बना लिया है कि क्या होता है, मेरे मामा हैं, सबसे छोटे मामा हैं मेरे, तो वो भी मुझसे बहुत बड़े हैं। तो उनने, हम बचपन में छोटे थे जब 11-12 साल के रहे होंगे, तो उनने मेरे कंधे पे हाथ रख के फ़ोटो खिंचाया। उसमें मैं थे, मेरी मम्मी थी, मेरी बहन थी, और हम, मेरे मामा मौसी की लड़की थी, सब थे। तो उन्होंने कंधे में सबके हाथ रख के फ़ोटो खिंचवाए। तो उसमें ये उसको उनको देख लिया और बोलता है कि ये आदमी तो अश्लील है, बोले इसकी नज़र तो अश्लील है। अच्छा, तुम्हारे कंधे में हाथ रख के फ़ोटो खिंचाया, मतलब तुम्हारा चक्कर इसके साथ है। फिर मेरे मामा के बेटे लोग पे ब्लेम लगाना कि अच्छा तुम्हारा चक्कर इनके साथ है। मेरे चाचा के बेटे लोग पे ब्लेम लगाना, अच्छा तुम्हारा चक्कर इसके साथ है। मतलब मेरा चक्कर सबके साथ रहेगा। और ये बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि इसकी सोच ही घटिया थी, इसलिए सबके साथ चक्कर बताता था। यहाँ तक कि वो जो सेकंड महिला को प्रताड़ित करके भगाया है, उसको भी झूठा ब्लेम करके भगाया है। क्या बोला है कि उसका मौसी का बेटा भानु, दुर्ग वाली जो पिंकी है, पिंकी पगारे, उसके मौसी का बेटा सूरज भानु, तो उसके साथ में क्या शक करता है कि बोले घर पे कोई नहीं था, तुमने उसको बुलाई और तुम दोनों बिस्तर पे, मतलब ये कि ये गंदी हरकत, और कैसे सोई थी तुम, क्या कर रही थी, कितने टाइम तक सोई थी, पूरा इतना गंदा गंदा ब्लेम लगाता है उसके ऊपर। और उसको भी इतना प्रताड़ित कर देता है कि औरत सब चीज़ बर्दाश्त कर सकती, मार पीट सब कुछ, अपने चरित्र पे दाग लगना बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो भी झूठा। मतलब झूठा दाग है तो कब तक लड़े। हाँ, कर भी लेती तो उसको ऐसा लगता कि चलो ठीक है, कर ली तो 10 बात सुनने को मिल रही। जब कर ही नहीं है तो क्या सुनेगी वो? तो उसको भी इतना ब्लेम लगाया, आखिर में वो भी प्रताड़ित होके भाग गई बेचारी। तो उसको ये बोलता है कि तुम कैसे सोई थी, क्या कर रही थी, कितने टाइम तक सोई थी और किस पोजीशन में, मतलब बाप रे बाप, आप लोग सब सुनोगे तो बाप रे, साइको आदमी। फिर उसके मौसी का बेटा, मतलब भाई है, तो भाई के साथ ऐसा ब्लेम लगा रहा वो। और असली में क्या हुआ कि एक दिन वो पराठे बनाई थी, तो उसने बोली कि सूरज भैया पराठे बनाई हूँ, खाने आ जाओ। तो वो, उसके घर में कोई नहीं था, वो गया खाना खाने। तो उतने में मंझले भैया आ गए, मंझले भैया मतलब मेरे मंझले जेठ। उनने गिरधारी को कॉल करके बता दिए कि भैया ये घर में कोई नहीं था, ये सूरज आया है और ये पिंकी और ये दोनों अकेले थे। उसके बाद से तो भैया गिरधारी ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाना शुरू कर लिया कि अब इसको कैसे भगाऊं घर से। तो ये कहानी बनाता हूँ इस पे, तो ये अपने नज़रों से खुद गिर जाएगी। मैं, अब वो औरत को टॉर्चर करते जा रहा कि तू कबूल कर, ड्यूटी से ही कॉल कर दे रहा है कि ये देख ये ट्रक चल रहा है, अगर तू कबूल नहीं करेगी तो मैं ये ट्रक के नीचे आ जाऊंगा, वीडियो कॉल में, और वीडियो कॉल में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। बोले ये तू, मैं ट्रक के नीचे आ जाऊंगा अगर तूने कबूल नहीं करी। अब कोई भी आदमी मर रहा हो
तो औरत क्या बोलेगी कि हाँ हाँ आ जाइए, आप जो बोल रहे हो वो कर लेते हैं, आप आ जाओ, हाँ हाँ मैंने ऐसे ही करी हूँ, ऐसा उसने बोल दी होगी। तो वैसे ही सेम एज इट इज़ मेरे साथ किया था, इसलिए वो औरत की प्रताड़ना मुझे समझ में आई कि ये साइको ने ज़रूर इसके साथ भी ऐसा किया है। क्योंकि मैं कब हिम्मत हारी थी आप लोग को बताऊं, जब मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, तब तो मैं पूरे तरीके से हिम्मत हार गई थी कि पापा का हाथ पकड़ी हॉस्पिटल में, और मैंने बोली पापा अब अति हो गई, अब मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही पापा, अब बहुत हो गया। तो वो एक उस समय एक सीरियस माहौल हो गया था मेरा, कि पापा, अब मैंने इतने साल से कभी अपने मम्मी पापा को नहीं बताई कोई चीज़, तो मैं वो चीज़ें बेटी के जाने के बाद में जब इसने लड़ाई किया तब मैं घर आई, वरना मैं सोच रही थी कि बेटी रहती तो बेटी के सहारे ज़िंदगी काट लेती और कैसे भी करके उसी घर में रहती, क्योंकि घर मैंने ही बनाई थी, रहने के लिए ही बनाई थी। मेरे साथ भी यही प्रताड़ना किया इसने, सेम टू सेम, इसलिए मैं वो पिंकी पगारे की बात समझ पाई कि इसको जब घर से भगाना रहता ना किसी को भी, तो ये ब्लेम लगाना शुरू करता है, वो भी फालतू का जो कुछ नहीं किया रहता। अगर मैंने कुछ किया रहता तो अभी मैं डरती ना कि हाँ गिरधारी ये सबूत ला देगा, वो सबूत, या फिर ऐसा कुछ कर देगा। मैंने तो झूठा झूठा मेरे बारे में, वो पिंकी के बारे में कुछ भी बोलता फिर रहा है, मतलब वो एक आदमी सही है, हम लोग गलत है। मेरी प्रताड़ना के बारे में बता रही थी मैं कि सेकंड फ्लोर से वो नीचे छलांग लगाने लगा और बोलता है कि कबूल कर कि तू तेरे मामा के साथ रहती थी, मतलब, और कबूल कर कि तू तेरे भाई लोग के साथ रहती थी। अब जब अपन ने करे नहीं तो क्या कबूल करें। पर क्या होता है उस समय सिचुएशन ऐसी रहती है कि हमारे कॉलोनी में, भोकई कॉलोनी में क्या रहता है कि एक भी आवाज़ अगर रात में हम दरवाजे की भी करें तो नीचे तक सब जगह आवाज़ जाती है। अब ये ज़ोर से चिल्लम चोट ना हो जाए, ये कूद ना जाए, फिर सब इकट्ठे ना हो जाए, ये डर के कारण मैंने कहा ठीक है आप जैसा कह रहे प्लीज़ ऊपर आ जाओ। मैंने उसको आ ही नहीं रहा था, बोले नहीं कबूल करो, और इतना बाप रे टंगा रहा वहाँ पे, बोलता है नहीं नहीं तुम कबूल करो। मैंने कहा ठीक है आप जो बोल रहे हो वो है, चलो ऊपर आ जाओ। ये तो एक बात रही, परासिया में थे, जबकि बात तो मैंने किसी को बताई नहीं। ये फांसी लगाने लगा, वो फांसी लगा ही लिया, मतलब फंदा गले में, और मैं बस थी। तो मैं इसको बचा रही कि नहीं नहीं ऐसा मत करो वैसा मत करो, नहीं आप रहने दो। तो ये बोलता है कि बोले फिर मैंने बड़े भैया को फ़ोन लगा के बोली, गणेश चांदवंशी को, मैंने बोली आओ भैया आप, और वंदना चांदवंशी को, कि ये फांसी लगाने लगा है आओ। तो मैं, वो भैया लोग आए और क्या बोलते हैं कि इसको रोके जैसे तैसे फांसी लगाने से। जब बातचीत शुरू हुई तो बोलते हैं कि मैंने बताई उनको, उस दिन तो आती हो गई थी, सब चीज़ें बताई। मैंने बोली भैया ये शक करते हैं, और जबकि मेरे पास फ़ोन तक नहीं है, इन्हीं के फ़ोन से मैं बात करती हूँ, सब करती हूँ, और ये फालतू का शक करते मेरे ऊपर। तो क्या हुआ कि मैंने भैया को जब सब बात बताई तो आ, कोई बड़ा भाई जो गायत्री परिवार का वरिष्ठ है, जो जिनकी दुनिया मान रहे हैं, क्या इनका भाई इनकी नहीं मान सकता था? मेरा ये सवाल है आप लोग से, क्या इनका भाई इनकी नहीं मान सकता था? तो उनका क्या फ़र्ज़ था ये समझाना कि भैया ये सब तुम क्या बोल रहे हो, और तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो उसको ना समझा के मुझे समझा रहे हैं कि बोले कबूल कर लो जो कुछ भी है, बोले अभी ऐसे ही ऐसे ही अपने मामा को फ़ोन लगा के गाली दे दो, बोले को झूठ झूठ फ़ोन लगा के गाली दे दो, और बेटा बोले बाद में सब ठीक हो जाता है, मामा लोग भी आने जाने लगेंगे, तुम भी आने जाने लगोगे। मतलब ऐसा मेरा सब जगह से आना जाना बंद करवा रहे थे ये, हर जगह फ़ोन लगवा के झगड़ा करवा रहे थे मेरा, ताकि ये मजबूर हो जाए और इसके साथ जितनी प्रताड़ना की जाए इसका कोई सपोर्ट ना करे। इनकी ये पॉलिसी रहती है कि इनको अकेला कर दो, इनका कोई हेल्प नहीं करेगा। तो मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कही नहीं भैया मैं तो नहीं कहूँगी ये सब, और बहुत हो गई अब तो मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती।